अखिलेश यादव को मुसलमानों ने वोट फिर दिया। मुसलमान 2014, 2017, 2019 और 2022 में भी अखिलेश यादव की इज्जत बचाने का काम किया है। अब देखना ये है कि 2022 के बाद जब कभी भी हम पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, हमारे खिलाफ प्रशासन अपने हथकंडों को इस्तेमाल करेगा, हमारे खिलाफ तमाम तरह की चीज़ें होंगी, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ अटैक होगा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ अटैक होगा, हमारे नौजवानों को गोलियां मारी जाएंगी, फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे, हमारे मदरसों के साथ वो होगा, हमारी मस्जिदों के साथ बेहुरमती की जाएगी। ऐसे मुद्दे पर, और ये सब आप छोड़ दीजिए, संविधान के खिलाफ जब इस मसले पर पार्लियामेंट हो या इसी ऐवान में जब कानून बना करेंगे तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? जो 5 साल किए वो किएंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो उनके वोटर हैं, खास करके मुसलमान जो उनके वोटर हैं, वो बीजेपी को हराने के नाम पे वोट करते हैं। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश के नतीजे सबके सामने हैं। फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी कि 300 प्लस हम जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। हाँ, सीटों में कुछ इजाफा हुआ है। वहीं एक पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी। उसकी भी स्थिति पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया है और एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं निकली है। प्रतापगढ़ के एमआईएम के नेता शुजातुल्लाह शेख हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जनता ने एमआईएम को वोट क्यों नहीं दिया, इनसे गलती कहाँ हुई, किस तरीके से ये लोग चुनाव लड़ रहे थे और जनता इनके मुद्दे जो बता रहे थे उस पर जनता नहीं मानी और वोट नहीं करी। जनता ने साफ तौर पर इनको नकार दिया। शुजात भाई, ये बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट आपकी नहीं निकली। हाँ, तो कहाँ गलती हुई आपसे? गलती भाई देखिए, सियासत में गलती नहीं होती है। हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। जो चीज़ें पिछले 5 सालों में, 7 सालों में बाहैसियत इस देश के, इस प्रदेश के एक नागरिक होने के और इस देश के माइनॉरिटी होने के नाते जो कुछ हमने झेला, जो कुछ हम लोग देखे अपनी आँखों से, उसका हमें अफसोस था। और उस चीज़ को लेकर हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार मुद्दों को उठाते रहे, लोगों में अपनी बात को पहुंचाते रहे, लोगों से ये कहते रहे कि हमें सियासी एतबार से मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज भी लोग जो है, ख़ास करके मुस्लिम वोटर्स की बात अगर मैं करूं तो वो बीजेपी का जो डर है, उस डर को वो अपने दिल से नहीं निकाल पाए। बीजेपी हराने के नाम पर वोट किया गया और मैक्सिमम ज़्यादातर सीटें जो हम लोग लड़े थे वहाँ देख रहे हैं, वहाँ पर हमें वोट नहीं मिला है। अफसोस इस बात का। और वोट जो है बीजेपी कुछ जगह पर फिर से आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया है वहाँ पर लड़कर। भाई, हम क्यों किसी को हरा देंगे? हम क्यों किसी को जिता देंगे? हम खुद जीतने के लिए चुनाव लड़े थे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग चुनाव हार गए। ठीक है, हम नहीं चुनाव, लेकिन हम हरा दिए ना। तो हम बीजेपी को हराने का ठेका लिए हैं और ना हम समाजवादी को जिताने का ठेका लिए हैं। हम चुनाव लड़े थे। हमारे सदर ने, हमारे पार्टी के संगठन ने मजबूती से चुनाव लड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी मेहनत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की है इस चुनाव में, उतनी मेहनत शायद ही कोई राष्ट्रीय नेता किया होगा। उन्होंने मेहनत किया, तमाम रैलियां की, यहाँ तक कि डोर टू डोर वो कैंपेन किए। इतने बड़े नेता होने के बाद भी वो गली गली तक गए। लोगों को नहीं हमारी बात समझ में आई। हम अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह आज नहीं कल हम कामयाब होंगे। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम जुल्म ज़्यादती के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। जहाँ कहीं भी अन्याय होगा, चाहे दलित के साथ, बैकवर्ड के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, हम उसके लिए लड़ते थे और लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे। हमारे सदर भी आवाज़ उठाएंगे। हम लोग ज़मीन पर उसकी लड़ाई लड़ेंगे। इंशाअल्लाह आज नहीं कल कामयाब होंगे। तो क्या ये पहले से मालूम चल गया था आप लोगों को कि हम लोग इतनी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसके नतीजे नहीं आएंगे हमारे पक्ष में? देखिए, मालूम कुछ नहीं होता। सियासत में जो है, जब आदमी चुनाव में होता है तो उसे ये लगता है कि हमें जनता का समर्थन मिल रहा है। आप दूसरी पार्टीज़ को देख लीजिए। हम तो यहाँ के लिए नई पार्टी हैं। अखिलेश यादव बड़ी पुरानी पार्टी है। 3 बार सरकार चला, जो 4थी बार मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब संजो के रखा था। कृष्ण जी आकर बांसुरी बजाते थे उनके ख्वाब में, उनसे कहते थे कि आप जो है मुख्यमंत्री बनोगे।
ये सब उनको हो रहा था, सपने आ रहे थे उनको सपना दिखाई दे रहा था, सब देख रहे थे और उस सपने को वो बार बार मीडिया पे कह भी रहे थे। लेकिन आप हकीकत देख लीजिए, एक बार उन्हीं का बयान है कि हम 400 ज़्यादा से चुनाव जीत सकते हैं, 400 ज़्यादा सीटें आ सकती हैं। फिर वो लोग अभी कल तक 300 का आंकड़ा दे रहे थे, आज आप देख लीजिए क्या है। और ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव को मुसलमानों ने वोट फिर दिया। मुसलमान 2014, 2017, 2019 और 2022 में भी अखिलेश यादव की इज्जत बचाने का काम किया है। अब देखना ये है कि 2022 के बाद जब कभी भी हम पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, हमारे खिलाफ प्रशासन अपने हथकंडों को इस्तेमाल करेगा, हमारे खिलाफ तमाम तरह की चीज़ें होंगी, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ अटैक होगा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ अटैक होगा, हमारे नौजवानों को गोलियां मारी जाएंगी, फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे, हमारे मदरसों के साथ वो होगा, हमारी मस्जिदों के साथ बेहुरमती की जाएगी, हमारे नबी के साथ उस बदअखलाकी की जाएगी, उल्टा सीधा बयान दिया जाएगा। ऐसे मुद्दे पर, और ये सब आप छोड़ दीजिए, संविधान के खिलाफ जब इस मसले पर पार्लियामेंट हो या इसी ऐवान में जब कानून बना करेंगे तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? जो 5 साल किए वो किएंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो उनके वोटर हैं, खास करके मुसलमान जो उनके वोटर हैं, वो बीजेपी को हराने के नाम पे वोट करते हैं। और आगे भी देखते हैं क्या होगा। एक सवाल लगातार जो बात असदुद्दीन ओवैसी अपनी हर रैली में उठा रहे थे कि अखिलेश आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आपने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया, तो सीधे तौर पर उसका नुकसान अखिलेश को हुआ है। तो देखिए, अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है ये बात कहना अभी, क्योंकि हम लोग सीट बाय सीट देख रहे हैं चीज़ों को। जब इसको डिटेल एनालिसिस किया जाएगा तो चीज़ें खुलकर सामने आएंगे। जो अभी तक मेरे समझ में जो चीज़ आई, अखिलेश यादव चुनाव लड़े, दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव लड़ी, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़े, और कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी को प्रभारी बनाकर चुनाव लड़ा गया। प्रियंका गांधी जी मेहनत करी लेकिन वोट को कन्वर्ट नहीं करा पाई। मायावती जिस तरीके की उनकी सियासत है पिछले 5 साल में, और भी पहले से हम देखे हैं, वो निकलती नहीं है अपने घरों से, उसका रिजल्ट उनको मिल गया। आप देखोगे जो सीट बाय सीट हम देख रहे हैं तो मायावती के वोटर्स जो कुछ भी रहे होंगे उनके, वो इंटैक्ट वोटर उनके साथ चिपके थे, लेकिन सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ, सीट नहीं निकाल पाए। कांग्रेस के पास वोट बैंक है ही नहीं, मतलब कांग्रेस के पास कोई वोटर ही नहीं बचा है। तो ये जो वोटर थे, जहां बीजेपी बसपा को मजबूती से लड़ना था, जहां कांग्रेस को मजबूती से लड़ना था, इनके वोटर सब बीजेपी में शिफ्ट हो गए। हमें जहां लड़ना चाहिए था वहां हम नहीं लड़ पाए, वहां हमारे वोटर नहीं रहे हमारे पास, वो सब समाजवादी में शिफ्ट हो गए। और उस नाते समाजवादी 47 से आज 130 और 120 के करीब पहुंच पा रही है। वोटिंग परसेंटेज में उनके कुछ इजाफा हुआ है, उसमें जो है मुसलमानों का एक अहम रोल है। उस सीट में हमको वोट नहीं मिल पाया, इसका हमें अफसोस है। तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? क्या जिस तरीके से मुसलमान में आप लगातार जा रहे थे, उनके मुद्दे को उठा रहे थे, उसके बावजूद भी उनका वोट नहीं मिला आप लोगों को, तो आगे रणनीति क्या होगी अब? देखिए, हमारी एक ही रणनीति है, चुनाव हार जीत हमारा पूरा यकीन है कि अल्लाह जो हमारे मुकद्दर में लिखा होगा वो होगा। हमारी रणनीति ये है कि जहाँ कहीं भी जुल्म और ज़्यादती होगी, चाहे वो कोई भी शोषित और वंचित वर्ग हो, चाहे वो हमारे दलित भाई हों, चाहे माइनॉरिटीज़ में वो जो भी अल्पसंख्यक हैं इस प्रदेश में, उनके लिए जो कुछ भी जुल्म ज़्यादती होगी उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। हम ना तो सरकार में हैं, ना तो हमारे पास कोई विधायक हैं। हम चाहते थे, हमें एक उम्मीद थी, अपने वोटरों से हमें एक उम्मीद थी कि आप हमें ज़्यादा नहीं, अगर 10 सीट भी देते तो हम 10 सीट से एक अच्छा कर सकते थे। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे वोटर हमारी बात नहीं समझ पाए। आज हम इसी प्रतापगढ़ को देख लें, रानीगंज। लेकिन प्रतापगढ़ में आपका वोटिंग परसेंटेज घट रहा है। जब आपने बाई इलेक्शन लड़ा था तो यहाँ पर 21,000 कुछ वोट मिला था, अभी आप 6,000 में सिमट गए, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, ये एक ट्रेंड है, जो ट्रेंड मैं आपको बताऊँ, ट्रेंड क्या चल रहा था, बीजेपी को हराना है। हमारे वोटर शिफ्ट हो गए समाजवादी की तरफ। आप देख लें, जो प्रतापगढ़ सदर विधानसभा के कैंडिडेट थे, वो यहाँ के कांग्रेस कैंडिडेट को चुनाव हरा दिए हैं। भले वो 100 ही वोट से हराए हों, लेकिन आप ये देखिए कि जो नीरज तिवारी कांग्रेस के कैंडिडेट उपचुनाव में 19,000 वोट पाते हैं, वो नीरज तिवारी 9,000 वोट भी नहीं पाए, 6,000 वोट में सिमट गए। तो इसरार भाई यहाँ के कैंडिडेट थे। इसरार भाई भी, क्योंकि जो हमारे वोटर्स थे जिन पर हमें यकीन था कि ये हमें वोट करेंगे, वो सब बीजेपी हराने के नाम पे वोट किए हैं और नहीं हरा पाए बीजेपी को। सदर विधानसभा में बीजेपी को नहीं हरा पाए। रीज़न क्या है पता है? रीज़न ये होता है कि अभी अगर इसरार भाई चुनाव अच्छा लड़ गए होते,
सदर विधानसभा में वोटर ये सारी चीज़ देखते हैं। देखिए, आप इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब अपने आप को इस चीज़ को मनवाना पड़ेगा कि अब जो चुनाव होता है हिंदू पार्टी नहीं देख रहा है। हिंदू ये देख रहा है कि कैंडिडेट मुस्लिम अगर जीत रहा है तो इसको हराना है हमें। नीरज को वोट नहीं किया गया, ब्राह्मणों ने नीरज को वोट नहीं किया। दूसरे ब्राह्मण कैंडिडेट आशुतोष त्रिपाठी जो बसपा के थे उनको वोट नहीं किया गया, उनके दूसरे वोट्स उनको वोट नहीं किए। इसरार भाई यहाँ पर चुनाव मजबूती से लड़ते हुए नहीं दिखाई दिए, सारा वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गया। मुसलमान को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, मुसलमान बीजेपी हराने के नाम पे वोट कर रहा था। हम लगातार ये बात कह रहे थे, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बात को कहते हैं कि हम बीजेपी को नहीं हरा सकते। हम कितनी बार किसी एक्सपेरिमेंट को कितनी बार करेंगे। अब वही हाल हुआ, सदर विधानसभा में वही हुआ, वही देखने को हमें मिला है। तो अगले चुनाव में क्या लगता है आपको, मुसलमान आपके साथ आएगा फिर से? देखिए, एक बात मुझे बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है। अब तो जिम्मेदारी बनती है जो हमारे आलिम उलमा लोग हैं, ये बात मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि चुनाव के एक दिन पहले हमारे जो धर्मगुरु लोग हैं, दीन के जानकार लोग हैं, ये सियासत में एक दिन पहले उतरते हैं, एक रात पहले ये सियासत में उतरते हैं और रात में ये बताते हैं कि फला जो है वो अच्छा चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी को वही हरा सकता है, आप उसको वोट कर दो। मुसलमान भोली भाली पब्लिक, इसको बीजेपी का डर दिखाया जाता है और हमारे दीनी रहनुमा, सियासी रहनुमा जिनको मानते थे लोग, वो सब बीजेपी का डर दिखा के वोट कन्वर्ट करा देते हैं। हम ये एक बात की अपील करना चाहेंगे कि हम तो लड़ाई लड़ेंगे ही, लेकिन अब हम ये देखेंगे 5 साल में कि वो दीनी रहनुमा जो प्रतापगढ़ के हैं, जब प्रतापगढ़ के नौजवानों पर जुल्म होगा, जब प्रतापगढ़ के मुस्लिम बस्तियों पे पुलिस घुस के एक लाइन से 10 घर को बर्बाद करने का काम करती है और करेगी, तब क्या वो लोग हमारे मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ेंगे? जब वोटर लिस्ट में हमारा नाम काट दिया जाता है, तब क्या वो दीनी रहनुमा वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने का काम करेंगे? मुझे इस बात को कहना पड़ेगा, क्योंकि सियासत में सब हिस्सा ले रहे हैं और लेना भी चाहिए सियासत में हिस्सा, लेकिन बीजेपी का डर दिखा के आप जो है भोली भाली जनता को बीजेपी का डर दिखा के उनका वोट उसको कन्वर्ट करा दो जो जालिम है, जिसने जुल्म किया है और लगातार जुल्म कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे साथ मसले होते हैं, हमारे 90 से 95% वोट पाने के बाद भी हमारे मुद्दे पर उनके कान में आवाज़ नहीं जाती है। ऐसे लोगों को अगर आप वोट कन्वर्ट करा रहे हो तो फिर आपको इन मसलों पर उनकी आवाज़ खुलवानी पड़ेगी। 5 साल में उनके 147 या 150 या 130 जो भी उनके विधायक जीते हैं, हम ये देखने का काम करेंगे ऐवान में वो हमारे लिए कितनी बात उठा रहे हैं, और इसको हमारे दीनी रहबर जो हैं, आलिम उलमा हजरात, ये लोग उनसे मुतालबा करें कि ये हमारे आवाज़ को उठाया जाए वहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे शुजातुल्लाह शेख जिन्होंने अपनी बातचीत रखी हमारे साथ और बताया थी कि क्या वजह थी जिसकी वजह से जनता ने हमें वोट नहीं किया। हमने पूरी मेहनत करी थी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों में, खास करके प्रतापगढ़ में, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने पूरी तरीके से एमआईएम को नकार दिया है। तो फिर कह रहे हैं कि अगले 5 साल हम मेहनत करेंगे, ज़मीन से काम करेंगे, जो लोगों की आवाज़ें हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उनको उठाएंगे और उसके बाद जनता के बीच फिर से जाएंगे और फिर से पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो इस पूरे मामले पर आपको क्या सोचते हैं? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नतीजे आए रुझानों में और एग्जिट पोल में बताया ही जा रहा था कि बीजेपी की सरकार बने, एग्जिट पोल पूरी तरीके से सच साबित हुआ। और जहां पर समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही थी कि हम 300 प्लस जा रहे हैं, लेकिन वो 150 के अंदर अंदर ही सिमट गई है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।